म्यूटेशन की डेफिनेशन हो गई थी ना। कॉजेज ऑफ वेरिएशन भी हो गया था। वेरिएशन किस वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है या म्यूटेशन की वजह से? रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन। फिर रिकॉम्बिनेशन किस वजह से हो सकता है? क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है, और रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर म्यूटेशन। म्यूटेशन में हम लोगों ने डेफिनेशन नोट की थी, सडन इनहेरिटेबल डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। किसमें? इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, डीएनए के सीक्वेंस में जो सडन चेंजेस होंगे और जो इनहेरिटेबल भी हों, मतलब अगली जनरेशन में पास ऑन हो। और दूसरा क्या, तीसरा क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब ऑल ऑफ ए सडन होगा और ज़रूरी नहीं कि वो आगे उसी तरह से कंटिन्यू भी रहे, उसका आगे प्रोग्रेस ही हो, है ना। तो सडन होगा, इनहेरिटेबल होगा और डिसकॉन्टिन्यूअस, 3 वर्ड यहाँ पे ध्यान रखने हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें म्यूटेशन के टाइप्स। तो सबसे पहले म्यूटेशन जो है वो क्रोमोज़ोम के नंबर में चेंज आएगा, और जो क्रोमोज़ोम का नंबर चेंज होगा इसको बोला जाएगा जीनोमेटिक म्यूटेशन। और जीनोमेटिक म्यूटेशन में से पहले जीनोम क्या होता है? तो जीनोम इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोज़ोम्स, पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट। जैसे हम लोगों के हैप्लॉइड सेट में कितने क्रोमोज़ोम है? 23। तो जीनोम में होंगे 23। ठीक है, तो जीनोम हो गया हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोज़ोम्स। इसके बाद फिर यहाँ पर जीनोम के बाद फिर वहाँ पर क्रोमोज़ोम का शेप चेंज होगा, मतलब उसमें नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स में चेंज आ जाए। पहला तो है क्रोमोज़ोम नंबर चेंज हो गया, तो क्रोमोज़ोम नंबर में जीनोमेटिक म्यूटेशंस में जाएगा। फिर जीन में कुछ चेंज आ गया, जीन का नंबर चेंज हो गया या अरेंजमेंट चेंज हो गया, अभी हम लोग देखेंगे ये, और इसको बोलेंगे क्रोमोज़ोमल एब्रेशन। और तीसरा वाला जो था वो था जीन म्यूटेशन। तो सीक्वेंस में याद रखना है, सबसे बड़ी यूनिट अगर क्रोमोज़ोम और जीनोम और जीन में और न्यूक्लियोटाइड में अगर पूछा जाए सीक्वेंस, आया हुआ क्वेश्चन है ये PYQ का। अगर तुमसे पूछा जाए क्रोमोज़ोम ए, बी जीनोम, सी न्यूक्लियोटाइड और डी यहाँ पर लिख दिया जाए जीन। अब पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा? जल्दी नहीं आ गए हो क्लास ख़त्म होने से पहले? थोड़ा टाइम से आया करो, क्लास ख़त्म होने वाली थी। तो यहाँ पर क्या होगा? सी सबसे ये छोटा क्या है? सी। इससे बड़ा क्या है? डी। इससे बड़ा क्या है? ए। और उससे बड़ा बी, है ना। जीनोम में क्या होगा? हैप्लॉइड सेट। तो इसमें तो क्रोमोसोम्स का ग्रुप हो गया ना। अगर मान लो किसी में हैप्लॉइड 4 हैं, ड्रोसोफिला में कितना नंबर था? 4 था। अब पी का जो पौधा था उसमें 7 था हैप्लॉइड सेट। ठीक, और ह्यूमन में अगर है तो इसमें 23 क्रोमोसोम है। तो जीनोम भी यहाँ सबसे बड़ा यूनिट हो गया। फिर क्रोमोसोम हुआ। क्रोमोसोम क्या, जीन क्या है? डीएनए का सेगमेंट है, मतलब क्रोमोसोम से तो छोटा ही यूनिट हुआ ना। तो फिर यहाँ पर आएगा न्यूक्लियोटाइड और जीन, और उससे छोटा फिर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि डीएनए का सेगमेंट जीन है, और डीएनए किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसी के बेसिस पर तुम्हें ये म्यूटेशन का भी सीक्वेंस ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है? जीनोमेटिक म्यूटेशन, दूसरा है क्रोमोसोमल एब्रेशन, और तीसरा है जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोम जीनोमेटिक म्यूटेशन में चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, फिर
इसके बाद क्रोमोसोमल एब्रेशन में चेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, और तीसरे में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का नंबर, टाइप एंड सीक्वेंस, है ना भैया, सेटल हो जाओ। या क्लास छोड़ के पहले ये देखूं कुरकुरे कहाँ पे रख रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पहला यहाँ पर क्या होगा, जीनोमेटिक, और जीनोमेटिक में क्या होगा, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है और अगर वो बताई जा रही है, इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको और ध्यान से सुन लो। तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर दो तरीके से, एक था यूप्लॉइडी और दूसरा था एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी को ही हम लोग पॉलीप्लॉइडी भी बोल सकते हैं। यूप्लॉइडी में क्या होता है, चेंज इन, जैसे हैप्लॉइड सेट था, हैप्लॉइड सेट की जगह अगर 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, तो ये सब क्या आएगा, ये सब पॉलीप्लॉइडी में आएगा, है ना। एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी में क्या था, गेन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स। अगर एक या दो क्रोमोसोम्स का लॉस हो या गेन हो जाए तो उसको बोला जाएगा एन्यूप्लॉइडी। तो ह्यूमंस में या एनिमल्स में पॉलीप्लॉइडी नहीं देखने को मिलेगी। पॉलीप्लॉइडी यूजुअली प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम लोगों को अभी कॉन्सेंट्रेट करना है एन्यूप्लॉइडी पर। एन्यूप्लॉइडी का रीज़न क्या है, किस वजह से तुम्हें लग रहा है एन्यूप्लॉइडी होगी? हाँ, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। डायग्राम बनाया था कल, तो वहाँ पर इसका रीज़न भी लिख लो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। या इसी को बोला जाएगा नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है ना, तभी तो क्रोमेटिड्स बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। अगर बाकी सारे बढ़ जाएं और एक में डिवीज़न ना हो तो वो एक पूरा क्रोमोसोम एक ही तरफ खिंच जाएगा, तो उसमें एक क्रोमेटिड एक्स्ट्रा, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को बोला जाएगा नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब सेपरेशन, जंक्शन माने क्या होता है, जुड़ना, जुड़ा हुआ, तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये यूजुअली कब होगा, जब मियोसिस होगी। मियोसिस 1 में भी हो सकता है, मियोसिस 2 में भी हो सकता है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर सेपरेट होता है और एक तरफ दो पेयर चले जाएं तो भी तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जब मियोसिस 2 में एनाफेज 2 होता है तो सेंट्रोमियर की साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होती है। अगर वो एक साथ ना हो तो भी एक तरफ क्रोमेटिड ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर नॉर्मल केस अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर 4 क्रोमोसोम्स थे, ये मेटाफेज 2, और यहाँ पर जब एनाफेज 2 आएगा तो नॉर्मल केस में ये इस तरह से स्प्लिट होता है। ये अपोजिट पोल पे 4 जाएंगे और ये 4 अपोजिट पोल पे आएंगे। क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा, सेम रहता है। लेकिन अगर एबनॉर्मल स्प्लिटिंग हो तब यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से, और यहाँ पर
तो ये वाली जब सेल आगे बनेगी जा कर के टीलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो इसमें क्रोमोसोम नंबर रह जाएंगे 3 और इसमें हो जाएंगे 5। 4 तो पहले ही थे, एक और एक्स्ट्रा क्रोमेटिड आ गया तो इसमें हो जाएगा 5। तो यहाँ पर ये जो गैमीट्स बनते हैं मियोसिस 2 के बाद उसको क्या बोलते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स होती हैं ना, टेट्राड ऑफ सेल्स। तो ये n-1 से रिप्रेजेंट होगा, ये n+1 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो गैमीट्स बने, एक में क्रोमोसोम नंबर को n-1 हो गया, एक में n+1 हो गया। अब अगर ये यहाँ पर फ्यूज़ होगा, अब अगर ये यहाँ पर फ्यूज़ हो जाए नॉर्मल गैमीट से, ये गैमीट यहाँ पर नॉर्मल, ठीक है, तो जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2n-1 हो जाएगा। मतलब अगर ह्यूमन का जाइगोट बनेगा तो उसमें 45 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, और इस वाले केस में अगर ये नॉर्मल वाले गैमीट से फ्यूज़ होगा तो 2n+1 मतलब इसमें 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या हुआ, ये एन्यूप्लॉइडी हो गई। अब एन्यूप्लॉइडी में कुछ टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जो 2n-1 है, ये इसको बोल सकते हैं हाइपोप्लॉइडी, मतलब क्रोमोसोम नंबर्स क्या हो गए, कम हो गए। यहाँ पर एक ज़्यादा हो गया, हाइपरप्लॉइडी। तो अब इसके लिए जो हाइपोप्लॉइडी के लिए टर्म्स हैं, इसको क्या बोलोगे, मोनोसोमी बोलोगे, ट्राइसोमी बोलोगे, क्या बोला जाएगा, या नलीसोमी बोला जाएगा 2n-1 को। तो मोनोसोमी, अब ये बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत सिंपल है लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें सोमी वर्ड का मतलब क्या हुआ, सेल वॉल, हाँ। तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डाई से स्टेन करने के बाद वो बॉडी दिखती, कलर्ड बॉडी बोलते हैं, है ना। तो सोमा मतलब होता है बॉडी। तो यहाँ पर मोनोसोमी, ठीक। नॉर्मल कंडीशंस में क्या पेयर होता है ना क्रोमोसोम्स का, ये पेयर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। अगर इस पेयर में एक ये माइनस हो जाए तो ये क्या हो गया, 2n-1। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग 2n-1 और ये कंडीशन कहलाएगी मोनोसोमी। ये हो गई 2n-1 और ये कहलाएगा मोनोसोमी। ठीक। अब अगर यहाँ पर एक ऐड हो जाए, ये वाला केस ले, अगर इसमें हमने पेयर में एक ऐड कर दिया, अब इसे क्या लिखोगे, ट्राइसोमी। 3 बॉडी हो गई ना, 1, 2 और 3। तो ये किस तरह से 2n+1 और ये हो जाएगा ट्राइसोमी। अब अगर सपोज़ यहाँ पर 2 ऐड हो जाएं तो इसे बोलेंगे टेट्रासोमी। ठीक है, और अगर ये पूरे का पूरा पेयर गायब हो जाए तो क्या बोला जाएगा, नलीसोमी। नल एंड वॉइड होता है ना, तो नल मीन्स क्या, 0। तो यहाँ पर इसको बोला जाएगा नलीसोमी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 2n-1 -1 या 2n-2, 2n-2 पेयर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 2n-1 का मतलब हुआ एक इधर भी माइनस है, एक ये ऑलरेडी था। डबल मोनोसोमी के लिए लिखा जाएगा 2n-1 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2n-2, तो ये हो जाएगा नलीसोमी। तो की कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहाँ पेयर पे ध्यान दो। पेयर में क्या हुआ है, पेयर में अगर एक रह गया तो मोनोसोमी,
पेयर में 3 हो गए तो ट्राइसोमी, पेयर गायब हो गया 0 हो गया तो नलीसोमी। तो यहाँ पर मेन पेयर में ध्यान रखना, पेयर में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर है इसमें अगर एक माइनस हुआ मोनोसोमी, 2 माइनस हो गए तो नलीसोमी, पूरा पेयर गायब हो गया नलीसोमी। और अगर एक ऐड हो गया तो ट्राइसोमी, 2 ऐड हो जाएं टेट्रासोमी। अगर ये 2n-1 लिखा जाए तो इसका मतलब पेयर में एक यहाँ पर कम है और एक पेयर में और कम है, दूसरा पेयर भी जो है उसमें भी एक ही रह गया है, तो 2n-1 ठीक है, समझ में आया। डबल ट्राइसोमी अगर लिखा जाए तो 2n+1, तो यहाँ पर भी +1 और इसमें भी +1, तो क्या हो जाएगा डबल ट्राइसोमी। तो ये 3 वर्ड्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। और ध्यान याद रखने का तरीका ये है कि बस पेयर पे कंसंट्रेट करो, पेयर में क्या चेंज हो रहा है। पेयर में एक डेफिशिएंसी हो गई मोनोसोमी, 2 थे एक ही बचा तो क्या हुआ मोनोसोमी हुई ना, और 2 थे एक और ऐड हो गया 3 हो गए ना तो ट्राइसोमी हो गई, और अगर दोनों गायब हो गए तो नलीसोमी। और इसी पे आगे तुम्हारे ये क्वेश्चन वो दिए हुए हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, 21st जो क्रोमोसोम है ऑटोसोमल क्रोमोसोम उसकी ट्राइसोमी होती है। 21st का पेयर जो है वहाँ पर पेयर ना हो करके एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी। ये तो तुम्हें समझाने के लिए बना दिया हमने, वैसे तो अलग अलग इंडिविजुअल्स में होंगे। अब ऊपर वाला इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता कि मोनोसोमी भी उसी को दे और ट्राइसोमी भी उसी को दे, ऐसा मतलब रेयर कॉम्बिनेशन है अगर ऐसा होता है तो। तो गैमीट्स है ना, गैमीट्स की वजह से वो ऑर्गेनिज्म का थोड़ी ना हो गया जीनोटाइप, ऑर्गेनिज्म के पास तो पूरे ही थे, उसके जो गैमीट्स बने उसमें -1 और +1 हो गया। तो गैमीट थोड़ी ना हमारा जीनोटाइप डिसाइड करेंगे, गैमीट तो आगे की जो जनरेशन है उसका जीनोटाइप डिसाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो 2n-1 मतलब पेयर में एक कम है, 2n-2 पेयर में 2 कम है, 2n+1 पेयर में एक ऐड हो गया है। ठीक है, और अगर वर्ड यूज़ किया जाए डबल ट्राइसोमी, तो डबल ट्राइसोमी 2n+1 और इधर भी अगर एक प्लस और हो जाए तो इसको बोला जाएगा डबल ट्राइसोमी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इस पे भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2n+1+1। 2 पेयर में एक एक ऐड हुआ है। तो इसको याद रखने का तरीका सिर्फ एक ही है कि इसमें पेयर में ध्यान रखो कि पेयर में क्या चेंज हो रहा है। अगर डबल ट्राइसोमी हो रही तो मतलब 2 पेयर में एक एक ऐड हो रहा है, डबल मोनोसोमी है तो मतलब 2n-1 2 पेयर में एक एक कम होगा। ये सारे कंडीशंस एक ही के लिए लिखी हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म में ये सब होगा,
ये सिर्फ समझाने के लिए कि पेयर में अगर एक कम हो गया तो -1, पेयर में एक ऐड हो गया तो ट्राइसोमी, और पूरा पेयर अगर डिलीट हो गया तो फिर नलिसोमी। क्लियर है तीनों टर्म्स? तो ये हो गया यहाँ पर जीनोमेटिक म्यूटेशन। जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्या हुआ है? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अगर पूरा सेट चेंज होगा यूप्लॉइडी, और अगर गेन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स है तो एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में कुछ टर्म्स हैं, मोनोसोमी, नलिसोमी, ट्राइसोमी। ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे के जो इसमें दे रखे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, वहाँ पर ये सब यूज़ होंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना इतना ही, और इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद जीनोमेटिक म्यूटेशन के बाद नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब हुआ अबनॉर्मेलिटी, और इसमें क्या अबनॉर्मेलिटी आती? तो इसमें नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। जीन्स का नंबर और अरेंजमेंट, क्रोमोसोम से छोटी यूनिट क्या है? जीन। तो यहाँ पर जीन का नंबर और अरेंजमेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? अब ये कितने टाइप का है? तो यहाँ पर 4 टर्म है, जो तुम्हें 4 टर्म ध्यान रखने हैं, लेकिन उसमें होता क्या है वो डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है। तो मेनली तुम्हें इसमें ध्यान रखने 4 टर्म्स। तो पहला जो है वो है डिलीशन। जैसे सपोज़ ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, यहाँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यहाँ पर ये जो जीन है DEFG। ठीक, अब अगर इसमें यहाँ पर पहला जो है ये क्रोमोसोमल एब्रेशन में ये डिलीशन टाइप का म्यूटेशन, समझ में आया? जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट्स होते हैं ना, तो यहाँ पर जब ये एक पोर्शन इसका टूटा तो वो दूसरे के पास गया होगा और उसका वाला पोर्शन इसके पास आएगा। इसका तो वहाँ चला गया लेकिन उधर से इधर नहीं आया, है ना? तो ये इसके क्या हो जाएगा? लॉस हो गया ना, डिलीट हो गया। तो ये वाला जो म्यूटेशन है इसको बोला जाता है डिलीशन। तो ये वर्ड तुम्हें ध्यान रखना है, डिलीशन। डिलीशन में क्या हो गया? नंबर ऑफ जीन्स जो है चेंज हो गए ना। अब यहाँ पर क्या था? चेंज इन नंबर। तो यहाँ पर नंबर देखा जाए तो 3, 4, 5, 6, 7 थे, और यहाँ पर अगर देखोगे तो सिर्फ 5 रह जाएंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा? डिलीशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज हुआ, नंबर तो उतना ही है, पहला भी वहाँ पर भी एक था, यहाँ पर भी एक है, लेकिन क्या नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो चेंज हो गया। तो दिस इज़ नोन एज क्रोमोसोमल एब्रेशन। एब्रेशन में शेप चेंज हो जाता है क्रोमोसोम का, या फिर यहाँ पर नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स बोला जाए वो चेंज हो जाएगा। तो पहला हो गया डिलीशन। सेकंड यहाँ पर जो है वो है इन्वर्जन। अगर सपोज़ यही क्रोमोसोम, हम इसी का एग्जांपल लें, ABC और यहाँ पर DEFG, IPL बाद में डिस्कस कर लेना। अगर RCB पहुँचेगी तो विराट कोहली को फ़ायदा होगा, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस तुमने सट्टे में ना लगा रखा हो। तो यहाँ पर क्या होगा? इन्वर्जन।
इन्वर्जन में क्या, ये टाइम लाइफ में तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है। समझ में आया इसको क्यों इन्वर्जन बोला गया है? इन्वर्ट होके लग गया है, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स जो है वो चेंज हो गया है यहाँ पर। पहले अरेंजमेंट क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी, अब क्या हो गया, ए बी सी डी जी एफ ई। तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन। तो ये भी किस में आएगा, ये भी क्रोमोसोमल एब्रेशन में ही तो आएगा। ये दोनों टाइप के जो हैं इनको बोला जाएगा इंट्रा क्रोमोसोमल, सेम क्रोमोसोम में हुए हैं ये चेंजेस। दूसरे जो टाइप हैं इसमें वो इंटर क्रोमोसोमल में आते हैं। और इंटर क्रोमोसोमल में दो हैं, एक है डुप्लीकेशन, इसी क्रोमोसोम का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज ये नॉर्मल क्रोमोसोम था ए बी सी, इसमें जो दूसरा क्रोमोसोम था उसका टुकड़ा करके लग गया, तो अब इसके पास तो डुप्लीकेट दो हो गए ना, डुप्लीकेशन हो चुका है। तो एफ जी यहाँ पर भी था, एफ जी यहाँ पर भी आ गया, तो इसी को बोला जाएगा डुप्लीकेशन। नॉर्मल कंडीशन में ये था, ये इस तरह से था। और ये वाला इस तरह से हो गया। तो ये तीसरा टाइप यहाँ पर होगा, इसको बोला जाएगा डुप्लीकेशन। अब यहाँ पर जीन्स देख करके हमें ये बताओ, डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स? रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो जीन्स आए हैं वो एफ और जी है, और एफ और जी किसके पास होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास तो होंगे। तो इसको डुप्लीकेशन बोलते हैं, और डुप्लीकेशन किस में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। तो डुप्लीकेशन इज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जो PYQ में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पर अभी है। चौथा वाला होता है ट्रांसलोकेशन। अगर ये एग्जाम्पल दिया जाए,
तो ये हुआ ट्रांसलोकेशन, और ये ट्रांसलोकेशन किसके बीच में होगा? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्योंकि यहाँ पर ये जीन्स अलग दिए हुए हैं और एफ और जी यहाँ से जब अलग हुआ तो ये इसके पास पहुँच गया, ये यहाँ से अलग होकर के इधर आ गया। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसलोकेशन। तो चौथा टाइप हुआ ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ तुम्हें 4 वर्ड्स मेनली तुम्हें ध्यान रखने, ये डायग्राम तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कि डिलीशन में क्या हो रहा है, इन्वर्जन में क्या हो रहा है, ताकि ये वर्ड्स तुम्हें आसानी से याद हो। मेन तुम्हें ये 4 वर्ड ध्यान रखने हैं। ये किस में आते हैं? ये क्रोमोसोमल एब्रेशन में आते हैं। तो डिलीशन हो गया पहला, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन। These are examples of chromosomal aberration type of mutation। चारों वर्ड समझ में आ गए? डिलीशन, इन्वर्जन ये एक ही क्रोमोसोम में होगा तो इंट्रा क्रोमोसोमल, और ये वाले जो हैं ये इंटर क्रोमोसोमल के एग्जाम्पल हैं। तीसरा और चौथा ये विद इन द सेम क्रोमोसोम, तो इसको बोला जाएगा इंट्रा क्रोमोसोमल। इंट्रा माने क्या होता है? विद इन, और इंटर माने होता है इन बिटवीन, तो ये इंटर क्रोमोसोमल। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा ट्रांसलोकेशन इज बिटवीन। तो इसमें जो PYQ में पूछा गया था वो ये वाला था, ट्रांसलोकेशन वाला। और ये किसके बीच में होता है ये ध्यान रखना, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको नोट कर लो। लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है? क्या है लिंकेज ग्रुप? तो लिंकेज ग्रुप ये जो जीन्स प्रेजेंट है ना एक ही क्रोमोसोम पर, वही लिंकेज ग्रुप है। तो लिंकेज ग्रुप इज लीनियरली अरेंज्ड लिंक्ड जीन्स, जो लीनियरली अरेंज्ड हैं। डीएनए क्या होगा? थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो उस पर जीन्स भी कैसी होंगी? सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब वो लीनियरली अरेंज्ड होंगी। रिकॉम्बिनेशन में देखा था ना, तो यहाँ पर लीनियरली अरेंज्ड जीन्स, लिंक जीन्स, ठीक है, विच हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। ये जब जाएंगी तो पूरे का पूरा क्रोमोसोम साथ में ही तो जाएगा, है ना, एक्सेप्ट कब साथ में नहीं जाएंगी? हाँ, एक्सेप्ट क्रॉसिंग ओवर, या रिकॉम्बिनेशन जब हुआ तब उसकी वजह से ये लिंकेज ब्रेक होगा, अदरवाइज़ क्या होगा? साथ में ही रहेंगे। तो
तो इसको बोला जाएगा लिंकेज ग्रुप। अगर अब तुमसे पूछा जाए ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस। लिंकेज ग्रुप की पहले डेफिनेशन नोट कर लो, बाद में ये बताना। अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई, तब ये लिंकेज ग्रुप जो होगा वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ये सेम रहेगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, क्या बताओगे? नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कितने हैं ह्यूमंस में? अगर ह्यूमन फीमेल में बात की जाएगी तो ओनली 23, क्योंकि जो पेयर है उसमें तो सेम जीन्स ही होंगे ना, उनके एलील्स होंगे, तो लिंकेज ग्रुप तो वही हुआ। लिंकेज ग्रुप क्या है? लिनियरली अरेंज्ड जीन्स, लिंक जीन्स विच हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। तो इसलिए यहाँ पर लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 23 हैप्लॉइड नंबर। जो जीनोम में था हैप्लॉइड नंबर, जीनोम क्या था? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो 23 जीनोम में भी है। और लिंकेज ग्रुप में अगर पूछे जाए कितने लिंकेज ग्रुप हैं, तो 23 लिंकेज ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन फीमेल के केस में, अगर ह्यूमन मेल में पूछा जाएगा तब 24, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई जो हैं इनके जीन्स अलग अलग हैं। तो अगर जीन्स अलग अलग हैं तो लिंकेज ग्रुप भी तो अलग अलग हो गए। तो ह्यूमन मेल में लिंकेज ग्रुप्स हुए 24, ह्यूमन फीमेल्स में लिंकेज ग्रुप हुए 23। ट्वेंटी टू तो पेयर्स होते हैं ना ऑटोसोम्स के, प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 24। समझ में आ गया ना? अच्छा, अब अगर समझ में आ ही गया है तो रेसिप्रोकल ये जो ट्रांसलोकेशन पढ़ा था, इसमें लिंकेज ग्रुप चेंज होगा या वही रहेगा? लिंकेज ग्रुप विल रिमेन सेम इन केस ऑफ ट्रांसलोकेशन और विल चेंज इन ट्रांसलोकेशन? चेंज, क्योंकि वहाँ पर जीन्स अलग हैं और ये अलग जीन्स लेकर के जा रहा है, तो लिंकेज ग्रुप होगा वो चेंज हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन जो आया था वो यही आया था, लिंकेज ग्रुप से रिलेटेड था, प्लस ट्रांसलोकेशन किन क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होगा, और लिंकेज ग्रुप विल चेंज इन केस ऑफ ट्रांसलोकेशन। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? तो म्यूटेशन में हम लोगों ने जीनोमैटिक म्यूटेशन देख लिया, क्रोमोसोमल एब्रेशन देख लिया।
क्रोमोसोमल एब्रेशन में सिर्फ 4 वर्ड्स तुम्हें ध्यान रखने हैं, डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में इतना और ध्यान रखना कि ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है और लिंकेज ग्रुप जो होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन जो है वो 2 टाइप का है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यहाँ पर और पॉइंट म्यूटेशन दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जीन म्यूटेशन में चेंज क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या, नंबर, टाइप एंड सीक्वेंस। तो चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का नंबर चेंज हो जाए, न्यूक्लियोटाइड का टाइप चेंज हो जाए या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो। तो जीन म्यूटेशन के टाइप्स में है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दोनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल फेमस है सिकल सेल एनीमिया जो आगे दिया हुआ है। अब पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, तो पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस या सिंगल न्यूक्लियोटाइड या सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो नॉर्मल जीन होती है वो CTC से रिप्रेजेंट की जाती है और जब इसमें चेंज होता है तो CAC हो जाता है। तो इसमें और इसमें क्या चेंज है, T और A का ही चेंज है ना, एक सिंगल बेस का चेंज है। T क्या है, सौम्या T क्या है यहाँ पे, इधर ध्यान दो। T इज़ फॉर थाइमीन और A इज़ फॉर एडेनिन। तो थाइमीन कौन सा बेस होता है, पिरिमिडीन, और एडेनिन कौन सा बेस है, प्यूरिन। तो पिरिमिडीन इज़ रिप्लेस्ड बाय या सब्सटीट्यूटेड बाय एडेनिन। तो एक सिंगल बेस चेंज हुआ है। तो पॉइंट म्यूटेशन में यहाँ पर सिंगल जीन में चेंज आएगा और जीन में भी किस में, बेस में, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और उसमें क्या चेंज हुआ है, टाइप चेंज हुआ है यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है। तो पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड या सिंगल बेस। एग्जाम्पल होगा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस में जब शुगर जुड़ती है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो चाहे नाइट्रोजन बेस बोल दिया जाए या सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज बोल दिया जाए, तो अगर सिर्फ एक बेस चेंज हो रहा है या सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन। एक सिर्फ पॉइंट पे चेंज आया है, ठीक है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन किस किस वजह से हो सकता है,
तो पॉइंट म्यूटेशन मे बी ड्यू टू, इसमें क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या था, पिरिमिडीन बेस था ना, उसकी जगह प्यूरिन आ गया। तो पॉइंट म्यूटेशन मे बी ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन, या फिर अगर यहाँ पर सपोज एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिखा जाए, ये एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस है। अब यहाँ पर अगर हम एक बेस और इंट्रोड्यूस करवा दें, यहाँ जी आ जाए सपोज, तो ये भी क्या हुआ, ये भी पॉइंट म्यूटेशन ही हुआ, है ना। या फिर अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें, इसको हटा दें यहाँ से, तो ये भी क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन का ही एग्जाम्पल हुआ। तो पॉइंट म्यूटेशन मे बी ड्यू टू, यहाँ पे जो मेथड होगा वो 3 तरीके से है, सब्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलोगे, इंसर्शन, और इसको क्या बोलोगे, डिलीशन। जो डिलीशन वहाँ पे पढ़ा था और यहाँ पे जो पढ़ रहे हो, यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड में का डिलीशन हुआ है, वहाँ पे पूरी जीन का डिलीशन हो गया था। यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में का डिलीशन हो रहा है, तो ये जो होगा ये डिलीशन। और अगर एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो इंसर्शन, और अगर टी की जगह ए आ गया या ए की जगह टी आ गया या ए की जगह जी आ जाए, तो वो सब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 3 तरीके से है, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन और डिलीशन। तो पॉइंट म्यूटेशन के ये टाइप्स हो गए, या पॉइंट म्यूटेशन के ये प्रोसेस हो गए 3 तरीके से। सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, हो गया ये। यहाँ पे जो सी था इसको हमने डिलीट कर दिया, तो ये हो जाएगा डिलीशन, इंसर्शन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब आएगा पॉइंट म्यूटेशन में। और इंसर्शन और डिलीशन की वजह से रीडिंग फ्रेम में जो चेंज आ जाता है उसी को बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अभी आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे जेनेटिक कोड। एमआरएनए के पास क्या होता है, डीएनए से डीएनए बन सकता है, रेप्लिकेशन बोला जाता है। डीएनए से आरएनए बन सकता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और आरएनए एमआरएनए है तो उससे प्रोटीन बनती है, इसको ट्रांसलेशन बोला जाता है ना। तो डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के कौन आता है, एमआरएनए लेकर के आएगा। और एमआरएनए के पास वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, कोडॉन्स के फॉर्म में होती है। और कोडॉन्स क्या होते हैं, कोडॉन्स जो हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, मतलब 3 बेसिस का सीक्वेंस। जैसे यहाँ पर अगर हम एक इन्फॉर्मेशन लिखें, ये सपोज जीन है, ये एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ी जाएगी जिसके अकॉर्डिंग एमआरएनए से टीआरएनए आकर के जुड़ेगा, वो ये कोडॉन्स हैं। और इनको ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ते हैं ये भी आगे वाले चैप्टर में जब पढ़ लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, डीएनए क्या है, नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस, तो ये नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस हो गया। एमआरएनए के पास भी इसी के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंटरिटी के अकॉर्डिंग एमआरएनए बनता है, उसके पास भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक। तो एमआरएनए जो है, इसके जो कोडॉन्स हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़े जाते हैं। और वहाँ पर टी नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, यू होगा। आरएनए में क्या होता है, थाइमीन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल होगा वहाँ पर, ठीक है। पढ़ा वो ट्रिपलेट के फॉर्म में ही जाएगा, ठीक।
अब अगर यहाँ पर सपोज ये वाला जो था ये डिलीट कर दिया गया, तो रीडिंग फ्रेम में क्या चेंज आएगा? रीडिंग फ्रेम क्या पढ़ोगे अब? CAG GT T, फिर आगे वाला क्या हो जाएगा? TAG CGG GGA और AT। तो ये यहाँ पर चेंज आ जाता है डिलीशन की वजह से। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस हो गया, अब ये जो कोडॉन्स होंगे वो इस तरह से कुछ पढ़े जाएंगे। तो रीडिंग फ्रेम पूरे के पूरा शिफ्ट हो गया ना। तुमने सिर्फ एक बेस को डिलीट किया यहाँ से और उसकी वजह से पूरा रीडिंग फ्रेम यहाँ से चेंज हो गया। तो इसी को बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम किसका? रीडिंग का जो फ्रेम था वो चेंज हो गया। तो इसी को बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू डिलीशन। है ना? और अगर यहाँ पर कुछ ऐड कर दिया जाता, सपोज़ यहाँ पर हमने कुछ ऐड कर दिया, ए यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, अगर ए ऐड हो गया तो भी तो रीडिंग फ्रेम पूरा चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर CAG रहेगा, यहाँ पर GTC ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? TAT होगा, फिर AGC होगा, फिर CGG होगा, और फिर GGA होगा, और फिर AT। तो इसकी वजह से भी रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के लिए सिर्फ एक वर्ड ध्यान रखना, इंडेल। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज ड्यू टू इंडेल। इंडेल मतलब इंसर्शन डिलीशन। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन की वजह से रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा, सब्सटीट्यूशन की वजह से सिर्फ वो कोडॉन चेंज होगा, लेकिन रीडिंग फ्रेम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर हम यहाँ पे C की जगह G कर दें तो रीडिंग फ्रेम तो वही रहेगा ना, सिर्फ ये वाला कोडॉन चेंज होगा, आगे का तो वही रहेगा। समझ में आया? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज़ ड्यू टू इंडेल। और ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इंडेल वर्ड ध्यान रखना, इंसर्शन डिलीशन। तो ये तो एक एक बेस की बात हो गई। अगर एक बेस हमने डाल दिया था तो हमने देखा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया है, और अगर हमने एक बेस रिमूव कर दिया तो भी रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया है। अगर सपोज़ यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन एक और दिया जाए, अगर एक पूरे का पूरा कोडॉन इंसर्ट किया जाए, या 2 कोडॉन इंसर्ट किए जाएं, या 3 कोडॉन इंसर्ट किए जाएं, तो रीडिंग फ्रेम में क्या चेंज आएगा? अगर हम सपोज सेकंड पोजीशन पर इंट्रोड्यूस करें तब तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 3 या उसके मल्टीपल में होंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम, चाहे किसी भी पोजीशन पे डालो। तो तुम्हारा आंसर एकदम सही था। यहाँ पर देखो, ये लिख लिया है, ये हटा दें, ये पूरा लिख लिया ना।
अब इसको यहाँ पर देखो, अगर सपोज़ हमने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर CAG इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो जहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस करोगे वहीं तो चेंज हुआ ना, बाकी तो वही रहा है ना। CAG पढ़ा जाएगा, GTC पढ़ा जाएगा, CAG TTA सारा रीडिंग फ्रेम वही है, ठीक। 6 भी कर दोगे तो भी रीडिंग फ्रेम सिर्फ वहाँ पर चेंज होगा, आगे का रीडिंग फ्रेम नहीं चेंज हुआ, ठीक। लेकिन अगर हम सपोज़ पोजीशन चेंज करें, हम बोल रहे हैं कि हम इसको 5th पोजीशन पे डाल रहे हैं, 5th पोजीशन कहाँ हुई, यहाँ पर, तो इसमें पोजीशन भी ध्यान रखना 5th पोजीशन पे है या कहाँ पर है, उस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये CAG यहाँ पर डाला जाएगा 5th पोजीशन पर, तो भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ वहीं पर चेंज होगा, लोकलाइज्ड। कैसे, अगर ये इसको यहाँ पर डाला गया CAG को, तो नया कोडॉन क्या हो जाएगा, GCA हो जाएगा ये, ठीक। और ये जो G बचेगा ये इसके साथ चला जाएगा, GTC, बाकी का रीडिंग फ्रेम वही रहेगा। तो 3 या उसके मल्टीपल में अगर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो रीडिंग फ्रेम में चेंज नहीं होगा, चाहे वो उसको किसी भी पोजीशन में डाल दो। तो ये ज़रूर यहाँ पे नोट कर लेना। तो इंसर्शन या डिलीशन की वजह से होता है, बट द नंबर शुड नॉट बी डिविजिबल बाई 3। जो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 3 कोडॉन्स अगर ट्रिपलेट बेसिस इंट्रोड्यूस किए तो 3 से डिविजिबल है ना ये, तो यहाँ पर क्या होगा, रीडिंग फ्रेम वही रहेगा। 6 है तो रीडिंग फ्रेम वही रहेगा, 9 है तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो रीडिंग फ्रेम वही रहेगा। तो रीडिंग, अगर न्यूक्लियोटाइड्स 2 इंट्रोड्यूस किए जाएँ तो रीडिंग फ्रेम चेंज होगा, 4 इंट्रोड्यूस करोगे रीडिंग फ्रेम चेंज होगा, 5 करोगे होगा, लेकिन 6 करोगे नहीं होगा, 7 करोगे फिर होगा, 8 करोगे फिर होगा, है ना। तो आगे ऐसी तरह से गिनते चले जाना। समझ में आ गया? तो आज के लिए यहीं तक। और ये म्यूटेशन लगभग इसमें पूरा हो गया, जो थोड़ा बहुत रह गया वो कल कर लेंगे, वैसे ये ऑलमोस्ट डन है ना। तो 3 टाइप के म्यूटेशन हुए, जीनोमेटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन और जीन म्यूटेशन। जीनोमेटिक में यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, ठीक है। इसके अलावा फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन, यहाँ पे 4 वर्ड्स ध्यान रखने, डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये 4 टाइप के। और लास्ट में जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन प्रोवाइडेड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है।